पार्ट 1 में हमने बात करी थी किन चीजों की, हमने बात करी थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको दो पावरफुल रेशियो सिखाए थे। कौन से? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज इन इन्वेंट्री रेशियो। अब हम आते हैं चार तरीके, कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने? चार तरीके। चार तरीकों से हम आपको बताएंगे कि इन्वेंट्री को मैनेज कैसे किया जाता है। पहला उपाय है ABC एनालिसिस। जी हां, वेरी सिंपल, ABC एनालिसिस। आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है उसका आप ABC एनालिसिस कीजिए। उसमें आप ये देखिए कि ए कैटेगरी इन्वेंट्री कौन सी है। ए कैटेगरी वो इन्वेंट्री होती है जो सामान में तो कम होती है पर वैल्यू में बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल के रिटेलर हैं। जी हां, मोबाइल के रिटेलर हैं। तो मोबाइल के रिटेलर में मोबाइल में नंबर 1 आता है एप्पल। क्यों आता है? क्योंकि उसका प्राइस है। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 10 एप्पल के आईफोन पड़े हैं, एक आईफोन 1 लाख रुपए का है, तो मेरे पास एप्पल आईफोन के 10 लाख रुपए का स्टॉक है। तो ये हो गई मेरी ए कैटेगरी। अब उसके बाद दूसरे छोटे छोटे ब्रांड्स रहते हैं, उन कैटेगरी में 10,000 से 20,000 का प्रोडक्ट होता है। 10,000 से 20,000 के प्रोडक्ट में आपके पास समझिए 50 फोन है। तो मैं एवरेज लेता हूं 10,000 रुपए का और 50 फोन का एवरेज लेता हूं, तो 50 फोन इंटू 10,000 मतलब 5 लाख रुपए हो गया। ऊपर देखिए, आईफोन में 10 फोन में 10 लाख हो गया, और नीचे बी कैटेगरी इन्वेंट्री में 50 फोन में 5 लाख हुआ है। और सी कैटेगरी इन्वेंट्री हो गई आपके फीचर फोन जो 800 से 1000 रुपए के बीच में आते हैं। मैं 1000 रुपए का एग्जांपल लेता हूं, आपके पास 500 फोन पड़े हैं, तो 500 इंटू 1000 मतलब 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपकी छोटे फोन्स की मतलब फीचर फोन्स की पड़ी हुई है। तो ये हो गई कैटेगरी ए विच इज आईफोन्स, कैटेगरी बी विच आर एनी अदर गुड स्मार्टफोन्स, एंड कैटेगरी सी विच आर फीचर फोन्स। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को बाइफरकेट कीजिए। जितना जल्दी आप ए को भगाएंगे, जितना जल्दी आप ए को रोटेट करेंगे, उतना ही जल्दी आपका स्टॉक आपके पास रिप्लेनिश होगा, नया स्टॉक आएगा, आपका कैपिटल फ्री होगा और आपको मुनाफा बनेगा। तो दोस्तों, एबीसी एनालिसिस को एकदम पकड़ के रखिए कि कौन सी इन्वेंट्री आपकी ए है, कौन सी इन्वेंट्री आपकी बी है और कौन सी इन्वेंट्री सी कैटेगरी की आपकी इन्वेंट्री है। तो ये बहुत सिंपल सरल एग्जांपल था पता करने के लिए अपनी एबीसी एनालिसिस। अब दूसरे जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 2, वो है एफएसएन। एबीसी तो पता चल गया, एबीसी मतलब वैल्यू वाइज कौन ज्यादा है। अब एफएसएन मतलब फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग, मतलब अब टर्नओवर वाइज कौन ज्यादा या कम है। तो अपनी इन्वेंट्री को आप टर्नओवर के हिसाब से कैटेगराइज कीजिए। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं जी, मैंने आपको 2 रेशियो दिए थे, उसमें एक था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जिस इन्वेंट्री का ज्यादा टर्नओवर रेशियो है उसको एफ कैटेगरी में डाल दीजिए, मतलब फास्ट मूविंग है। जिस प्रोडक्ट का कम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसको एस में डाल दीजिए, मतलब स्लो मूविंग। और जिसका बहुत ही कम है उसको डाल दीजिए एन कैटेगरी में। और हमेशा आपके पास एफएसएन में एफ सबसे ज्यादा होना चाहिए, एस मीडियम होना चाहिए और एन सबसे कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे एन होना ही क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो नॉन मूविंग है। नहीं जी, कभी कभी कस्टमर सिर्फ उस एन के लिए आपके पास आता है, और क्योंकि वो उस एन के लिए आपके पास आता है तो आपसे एफ और एस भी खरीद के चला जाता है। तो एन कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स आपको रखने पड़ते हैं, जिस वजह से इन्वेंट्री ब्लॉक होती है। मैं आपको आगे बहुत अच्छी 10 स्टेप्स देने वाला हूं जिसमें इसके साथ कैसे डील करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया टेक्निक नंबर 2 विच इज कॉल्ड एफएसएन एनालिसिस। तो पहले हमने सीखा वैल्यू वाइज कौन सा ज्यादा है, एबीसी, और सेकंड टेक्निक में हमने सीख लिया स्पीड वाइज ज्यादा कौन सा है, एफएसएन। अब तीसरी टेक्निक है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। ईओक्यू आरओएल मतलब कब सामान वापस मंगवाएं। अब इसमें दोस्तों 2 दृष्टिकोण आपको देखने पड़ेंगे। 2 दृष्टिकोण आपको यह देखने हैं कि आपके पास जितना पदार्थ पड़ा है उसकी डिमांड कितनी है। मतलब आपको क्या लगता है, समझिए आप आईफोन बेच रहे हैं और फीचर फोन बेच रहे हैं और नॉर्मल स्मार्टफोन्स भी बेच रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगले महीने आपके आईफोन की कितनी बिक्री होगी, फीचर फोन्स की कितनी बिक्री होगी, बाकी स्मार्टफोन्स की कितनी बिक्री होगी। उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलना है। अब आप समझिए आपके पास 20 पीस पड़े थे आईफोन के, अब सडनली आपके 12 पीस खत्म हो गए, 14 पीस खत्म हो गए, और कोई कस्टमर आ गया उसको 10 पीस चाहिए, अब आप दे ही नहीं सकते। तो आपके पास एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 10 फोन बचेंगे मैं इमीडिएटली अपने डीलर को फोन करूंगा और बोलूंगा भाई साहब मेरे पास सिर्फ 10 फोन बचे हैं, फटाफट कल मेरे को 10 न्यू आईफोन और लाके दे दीजिए। इसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, और इसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल में आपकी पहला दृष्टिकोण है कि आपकी डिमांड प्लानिंग क्या है, आपके आगे डिमांड क्या आने वाली है।
दूसरा दृष्टिकोण है लीड टाइम। जी हां, लीड टाइम। अब समझिए आईफोन आपने मंगवाया, वो आने में 1 दिन लगता है, पर फीचर फोन आने में 3 दिन लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई बहुत दूर दराज की फैक्ट्री से आ रहा है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट का कितना लीड टाइम है। लीड टाइम मतलब वो गाड़ी में कितना समय लगेगा आने को सामान आपके पास। तो जितना ज्यादा लीड टाइम होगा उतना आपको रीऑर्डर लेवल ज्यादा रखना पड़ेगा और उतना ही आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा ताकि आपकी इन्वेंट्री खत्म ना हो जाए। तो 2 चीजें हैं, डिमांड कितनी है अगले कुछ महीनों में और आपका लीड टाइम कितना है। इन 2 चीजें से आपको पता चल जाएगा कि रीऑर्डर लेवल या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या मेंटेन करके रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक और मैजिकल फॉर्मूला, 4th तरीका है जस्ट इन टाइम। जी हां, जस्ट इन टाइम मतलब जब चाहिए तब। अब आप बोलोगे जस्ट इन टाइम जब चाहिए तब मतलब इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ेगी। अगर इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ेगी तो इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक ही नहीं होगा, और इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक ही नहीं होगा तो मैं धंधे में और कई इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं। ये तो मैजिकल है, इसलिए मैंने कहा था ये मैजिकल फॉर्मूला है। पर जस्ट इन टाइम बहुत मुश्किल है और हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा जगहों पे ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ये कहां प्रैक्टिस होता है? ये जापान में प्रैक्टिस होता है, टोयोटा में। टोयोटा में क्या होता है, जब गाड़ी असेंबली लाइन पे बन रही होती है तभी उसके स्पेयर पार्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दिया था मारुति का, उसके पास 14 दिन की इन्वेंट्री है। तो 14 दिन की इन्वेंट्री मतलब 14 दिन का पैसा ब्लॉक्ड है। टोयोटा के केस में वो 0 है, एब्सोल्युटली 0। क्यों? क्योंकि वो जस्ट इन टाइम पे वर्क करते हैं। जब उनको उनकी गाड़ी कन्वेयर बेल्ट पे चलती है तभी उसके स्पेयर पार्ट्स आते हैं, तभी उसका डोर आता है, तभी उसका गियर बॉक्स आता है, तभी उसका इंजन आता है, तभी उसके टायर आते हैं, तभी सारे पार्ट साथ साथ असेंबल होते हैं। कहीं कोई उनकी खुद की फैक्ट्री नहीं होती, उनके वेंडर सीधा आके उधर दे देते हैं। इस तरीके से उन्होंने सप्लाई चेन को ऑटोमेट करके रखा हुआ है कि उनको इन्वेंट्री मैनेज ही नहीं करनी पड़ती। मैजिकल, जस्ट इन टाइम। पर यह बहुत मुश्किल टेक्निक है, इसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा ऑटोमेशन चाहिए। पर इसका ध्यान रखें और अपने कंपनी को इस तरह से ग्रो करें ताकि कल को हम जस्ट इन टाइम पे वर्क कर सकें। दोस्तों, ये 4 तरीके सिखाने के बाद अब मैं आपको 10 स्टेप्स दूंगा। ये वीडियो का सार है और इनको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, इन 10 स्टेप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहला है इंप्लीमेंट ईआरपी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईआरपी को आप इंप्लीमेंट कीजिए। इसके रिलेटेड हमारा भी एक कोर्स है ऑन ईआरपी, तो उसको भी आप अवेल करके सीख सकते हैं सिंपल स्टेप्स में ईआरपी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। बहरहाल, आपको ईआरपी इंप्लीमेंट करना है और बहुत सस्ता पड़ता है। दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम लोन लेके कंपनी के लिए असेट खरीद लेते हैं। जी हां, आप तो पर्सनली जानते हैं कि मैं कितना अगेंस्ट होता हूं लोन लेके असेट खरीदने के। तो लोन लेके हम असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, 16% का लोन होता है और असेट का रिटर्न होता है 6%। मतलब आप ये समझिए कि आप भाग रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर पे और आपके पीछे एक शेर भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे। क्या होगा, बहुत ही जल्द शेर आपको पकड़ के खा जाएगा। और यही होता रहता है। हमें क्या करना है, हमें 50 की स्पीड से भागना है और शेर 10 की स्पीड से भाग रहा हो तो शेर कभी भी हमें खा नहीं पाएगा। आपको हमेशा इस प्रकार से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जितना आप ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही सॉलिड आपको रिटर्न मिलेगा। 2 T's, टीम एंड टेक्नोलॉजी, हमेशा ध्यान रखिए, आपको नंबर 1 बनाएगी अपने बिजनेस में। कमिंग बैक, बहुत सस्ते ईआरपी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर मात्र 700 से 800 रुपए महीने में आपको मिलते हैं। चेक कीजिए ऑनलाइन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आजकल मिलते हैं। 2 बड़े नाम जो मुझे याद आते हैं वो है जोहो और ईआरपी नेक्स्ट, और ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो आज बन रहे हैं ईआरपी के लिए। तो इनमें से किसी भी ईआरपी को बुलाइए, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ईआरपी का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, मैक्सिमाइज योर इन्वेंट्री टर्नओवर। जी हां, मैक्सिमाइज योर इन्वेंट्री टर्नओवर। बहुत आराम से मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है, कंपनियों का एग्जांपल दे के सिखाया है। और आपने भी देखा है कि मारुति, जिसका सबसे ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर था, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। रेवेन्यू लाने का सबसे अच्छा तरीका है इन्वेंट्री टर्नओवर को एज सून एज पॉसिबल जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। तीसरा पॉइंट है अपने एबीसी और एफएसएन को जानिए। जी हां, आपका एबीसी एनालिसिस क्या है और आपका एफएसएन क्या है, आपके प्रोडक्ट्स में कौन सा एबीसी कैटेगरी है और कौन सा एफएसएन कैटेगरी है, इसको मार्क कर लीजिए। कभी कभी यह हो सकता है कि ए कैटेगरी की इन्वेंट्री आपकी एन बन चुकी हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी एन में ना अटक जाए। तो एबीसी और एफएसएन को पकड़ के रखिए अपनी कंपनी के। चौथा पॉइंट है दोस्तों, फोरकास्ट डिमांड। हम क्या करते हैं जी, हमारे को पता ही नहीं होता अगले 3 महीने में हमारी डिमांड क्या होगी। हम सोचते ही नहीं हमारी डिमांड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल रिटेल का,
अब आपको पता है जब श्राद्ध पक्ष आएगा तो डिमांड गिर जाएगी, आपको पता है जब नवरात्रे आएंगे, जब दिवाली आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, न्यू ईयर आएगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको सीजनैलिटी के हिसाब से अपनी डिमांड को फोरकास्ट करके रखना चाहिए कि अगले 3 महीने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है। अगर आप डिमांड को फोरकास्ट कर लेंगे तो इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 5वां स्टेप है ऑटोमेट। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जस्ट इन टाइम क्यों नहीं होता इंडिया में, बिकॉज ऑटोमेशन अभी इंडिया में उस लेवल पे नहीं आई है। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जब जब आपको इक्विपमेंट चाहिए है तभी वो इक्विपमेंट आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर 0 होगी। पर एटलीस्ट आप बेसिक ऑटोमेशन कर सकते हैं। बेसिक ऑटोमेशन ये कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर आपके मैन्युफैक्चरर पे जाएगा वो आप ऑनलाइन कर सकें, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन भेज सके, बिलिंग सब ऑनलाइन हो जाए, आपकी इन्वेंट्री ऑनलाइन इस तरह से मैनेज हो कि आपके मैन्युफैक्चरर को पता चल जाए कि आपको कब इन्वेंट्री की जरूरत है, जब आप रीऑर्डर लेवल या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल डिफाइन कर देंगे अपना। जितना ज्यादा आप ऑटोमेट करेंगे उतना आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे से ध्यान हटेगा, उतना ही आप अपने बिजनेस में और चीजों में फोकस कर पाएंगे। ये कैसे होगा जी? फर्स्ट स्टेप से होगा, टेक्नोलॉजी करके। छठा पॉइंट है इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहिए। इन्वेंट्री को ट्रैक करने का मतलब यह हो गया कि आपकी कौन सी इन्वेंट्री खराब हो रही है, कौन सी इन्वेंट्री टूट रही है, कौन सी इन्वेंट्री का एक्सपायरी है, कौन सी इन्वेंट्री का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी इन्वेंट्री ट्रैकिंग आपको बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी इन्वेंट्री वेस्ट होने लग जाएगी, और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री वेस्ट होगी आपका बिजनेस में लॉस होना चालू हो जाएगा। 7वां पॉइंट है, आपको यह ध्यान रखना है कि आप पेरिशेबल आइटम्स में है कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स में है। पेरिशेबल आइटम्स क्या होती हैं? वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, सारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, एक टाइम के बाद उनको खाया नहीं जा सकता। और नॉन पेरिशेबल आइटम्स क्या हो गई? नॉन पेरिशेबल आइटम्स वो हो गई जो कभी पेरिश ही नहीं होती, जैसे स्क्रू हो गया, नट हो गया, मशीन हो गई, ये सब नॉन पेरिशेबल होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पेरिशेबल आइटम्स है कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स है। जैसे हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर विकास गुडकुटिया। कौन है ये? फर्न्स एंड पेटल्स। अब फर्न्स एंड पेटल्स बहुत ही ज्यादा जल्दी उनके प्रोडक्ट्स पेरिश हो जाते हैं, क्योंकि वो फूलों में डील करते हैं। फूल 1 या 2 दिन ज्यादा रहते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है एक टेक्निक अप्लाई करना जिसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आया पहले गया, पहले आया पहले गया। मतलब पहले जो सामान खरीदना उसी को पहले बेचना, पहले जो सामान खरीदना उसको ही पहले बेचना। एग्जाम्पल लीजिए, एक ड्रम है, आपने अपने ड्रम में सारी इन्वेंट्री भर दी, अब ड्रम में से कुछ इन्वेंट्री आपने बेच दी, अब नई इन्वेंट्री आई आपने फिर से ड्रम में भेज दी। दैट मींस जो ड्रम में सबसे बॉटम में पड़ा है उसका तो नंबर कभी आएगा ही नहीं, और वो खराब हो जाएगा अगर वो पेरिशेबल आइटम है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको पहले आया पहले गया करना है पेरिशेबल आइटम्स में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर आपका पेरिशेबल आइटम नहीं है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो मैंने आपको ड्रम का एग्जांपल दिया वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आया पहले गया, बाद में आया पहले गया। तो मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करूंगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट करूंगा, ये मैं डिफाइन करूंगा बेसिस की या तो मेरी इन्वेंट्री पेरिशेबल है या मेरी इन्वेंट्री नॉन पेरिशेबल है। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि हमेशा ऑर्डर करते रहिए। जी हां, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, सेल्स ज्यादा करनी है, इन्वेंट्री कम नहीं करनी है। मतलब इन्वेंट्री बढ़ा के रखिए पर उसको ज्यादा बाहर घुमाइए। ऑलवेज कीप ऑर्डरिंग, ऑर्डर करते रहिए। जब आपका ईओक्यू आए, जब आपका रीऑर्डर लेवल आए, जब आपको जरूरत हो आप ऑर्डर कीजिए इन्वेंट्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्वेंट्री टर्नओवर को फास्ट रखिए। अगला पॉइंट है रेनी डे इन्वेंट्री। रेनी डे इन्वेंट्री क्या होता है? जब बरसात आती है तो घर में जो महिलाएं होती हैं वो पहले से दूध, ब्रेड, दही, चावल, गेहूं सब मंगवा के रख लेती हैं। क्यों? उनको पता है भाई अगले 2-3 दिन बरसात होगी तो कोई दुकान खुलेगी नहीं, तो मैं पहले से इन्वेंट्री को स्टॉक कर लेती हूं। देखिए महिलाएं कितनी समझदार होती हैं, वो घर चलाती हैं, उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट उनसे सीखना चाहिए। तो रेनी डे इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी है। रेनी डे इन्वेंट्री से क्या होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे मैन्युफैक्चरर के साथ, फिर भी मैं अपने कस्टमर को सप्लाई दे सकता हूं। समझिए मेरा कस्टमर मेरे पे बैंक करता है, मेरे से ही सप्लाई लेता है, और मैं जिस मैन्युफैक्चरर से लेता हूं अचानक से उसके यहां कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे पास एक स्टैंड बाय मैन्युफैक्चरर हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज ये होगी कि कुछ इन्वेंट्री मेरे पास साइड में स्टॉक रहनी चाहिए कि कभी ऐसी मुसीबत आ गई, कभी ऐसा रेनी डे आ गया कि मेरा मैन्युफैक्चरर तैयार नहीं है पर मेरे कस्टमर को माल चाहिए, तो एटलीस्ट मेरे पास सामान पड़ा हो जो मैं उसको जाके दे सकूं। तो इसको कहते हैं रेनी डे इन्वेंट्री। और दोस्तों आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्री। दोस्तों देखिए क्या होता है कि आपके पास एफ भी पड़ा है, एस भी पड़ा है, एन भी पड़ा है, तो आपको करना क्या है? एन अभी हिल रहा नहीं है, तो आप देखते होंगे जैसे बिग बाजार सेल लगाता है 24, 25, 26 जनवरी को,
क्यों लगाता है? क्योंकि उनको अपनी इन्वेंट्री स्टॉक खाली करनी होती है। तो वो क्या करेंगे, आप सर्फ एक्सेल लीजिए, आपको बाल्टी फ्री। अब आप सोचोगे यार बाल्टी फ्री मिल रही है, पर बाल्टी उनके लिए एक नॉन मूविंग प्रोडक्ट होता है और सर्फ एक्सेल फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सर्फ एक्सेल रोज लगता है। तो आप भी इस प्रकार की कॉम्बिनेशंस बनाइए। आपके किसी फास्ट आइटम के साथ किसी स्लो आइटम को या नॉन मूविंग आइटम को आप बंडल करके अपने कस्टमर को दीजिए। कस्टमर आता है डिस्काउंट मांगता है, उसको डिस्काउंट मत दीजिए, उसको कोई नॉन मूविंग आइटम साथ में दे दीजिए। तो इस तरह से जब आप कपल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, उससे दो फायदे होंगे। एक, आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा और एक, आपकी इन्वेंट्री की रोटेशन ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 10 मैजिकल पॉइंट्स आपके सामने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये पूरा सार है। इसको इंप्लीमेंट कीजिए, इसी तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए।